हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की सीरीज़ के क्रम में अध्याय 5 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ये प्रेशर यानी दाब का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 जो है वो प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा दिया गया आपके लिए। दूसरे पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम देखेंगे। महत्वपूर्ण डेफिनेशन को इसमें कवर करेंगे हम। आई होप आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया गया जो वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा। जो भी बेसिक से शुरू करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी वीडियोस होंगे उसमें मैं सभी टॉपिक को जितने भी जनरल साइंस के अंदर जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट आते हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज इसी सीरीज़ के अंदर हम पार्ट 2 को देखेंगे। प्रेशर के अंदर आपको दाब के बारे में पहले बताया जा चुका है। अब हम आगे डेफिनेशन में देखेंगे द्रव में दाब यानी प्रेशर इन लिक्विड। तो प्रेशर इन लिक्विड यानी कि द्रव में दाब यानी जो कोई लिक्विड होता है, चाहे वो पानी हो या तेल हो, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी मटेरियल होगा तो उस पर एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, कैसे कैसे उस पर फोर्स अप्लाई होते हैं, उसका जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे जनरेट होता है, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगले हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो अभी हम द्रव में दाब देखते हैं, प्रेशर इन लिक्विड। तो इसमें पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि द्रव के अणु यानी जो लिक्विड में बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे यानी अणु होंगे, उनके द्वारा बर्तन की दीवार, जिस कंटेनर में वो रखा गया है लिक्विड, तो किसी बर्तन में रखा गया होगा, किसी कंटेनर में रखा गया होगा, उसकी दीवार यानी जो उसकी दीवारें होंगी किनारे किनारे की, या उसकी तली पर, उसकी दीवारों पे हो सकता है, या फिर तली पर जो नीचे बॉटम सरफेस होगा उसका, उस पर हो सकता है, या फिर उसकी वॉल पे हो सकता है जो उसकी साइड वॉल होगी। ठीक है ना। तो दीवार या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पे प्रति एकांक का मतलब ये हो गया कि यूनिट एरिया पे, कोई एरिया हमने डिस्कस कर दिया है कि किस एरिया पे फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है, उस एरिया को पहले डिस्कस कर दिया हमने। या तो वो एरिया दीवार की तरफ हो सकता है या फिर तली यानी बॉटम सरफेस पे हो सकता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाले बल, जो बल उस पर लगता है, जो फोर्स उस पर लगता है, उसको द्रव का दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विड का प्रेशर कहेंगे या फिर द्रव का दाब कहेंगे। समझ में आया आपको? एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको कि द्रव के अणुओं द्वारा यानी मॉलिक्यूल्स के द्वारा बर्तन की दीवार या तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी पर यूनिट एरिया पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे हम इसमें चलेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होगा उसको कैसे इंक्रीज किया जाएगा, इसको समझने के लिए हम क्या, मतलब हमने तो पता तो लग गया हमको कि प्रेशर लगता है या जो बल होता है वो प्रेशर होता है। अब इसको आगे हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला जनरेट भी होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया है, देखिए इसको आप। तो ये हमने सिलेंड्रिकल कंटेनर यहाँ पे लिया हुआ है, इसके अंदर हमने लिक्विड भरा हुआ है। इसका सपोज दे इसका जो व्यास है यानी डाया है डी है, और नीचे ये इसका बॉटम सरफेस होगा, तली होगी। इस पे कोई पॉइंट बी मान लिया, और इस बी पॉइंट पे जो द्रव का जो भार यानी जो वेट होगा लिक्विड का, वो नीचे की तरफ वर्क करेगा। आपको पता होगा किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी चीज़, कोई भी मटेरियल है, उसका जो वेट होता है नीचे की तरफ वर्क करता है। W=mg से शो किया जाता है। ये फॉर्मूला मैं कई टॉपिक में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो द्रव का जो लिक्विड का जो भार होगा, वेट होगा, वो नीचे की तरफ वर्क करेगा। W=mg नीचे की तरफ लग रहा है। बॉटम ये हो गया इसका, यहाँ पे कोई पॉइंट हमने मान लिया है कि बी पॉइंट होगा। लिक्विड कंटेनर के अंदर पूरा भरा हुआ है, और सपोज दैट कंटेनर की जो ऊंचाई है h हाइट की है, हाइट इसकी सपोज दैट h है। h हाइट पे हमने इसमें कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब हम सपोज मान लेते हैं कि बेलनाकार यानी जो सिलेंड्रिकल हमने कंटेनर लिया है उसकी तली पर दाब ध्यान करना हमको, प्रेशर उसकी बॉटम यहाँ पे इस एरिया पे हमने इस फाइंड करना है कि प्रेशर कितना होगा। अब इस बॉटम एरिया का सपोज दैट जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, सपोज दैट ए है, ए मान लेते हैं उस एरिया को हम। अभी हमने कोई कैलकुलेट नहीं किया है, अभी मान रहे हम कि सपोज दैट ए उसका एरिया है। अभी इस कंटेनर को आप
ऊपर से टॉप व्यू से देखेंगे, यानी इस साइड से ऊपर से अगर इस कंटेनर को देखा जाएगा तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। क्लियर? तो ये इसका टॉप व्यू हो गया जो ऊपर से दिखेगा, यानी ये एक वृत्ताकार है, सिलिंड्रिकल होगा और h हाइट पे इस पर लिक्विड भरा होगा। क्लियर? तो बेलनाकार द्रव स्तंभ, यानी जो बेलनाकार कंटेनर है उसमें जो लिक्विड का स्तंभ का मानव जितना भी लिक्विड इसने जितनी ऊपर तक जितनी हाइट तक इसने कवर किया जितने लिक्विड, तो ये इसका द्रव स्तंभ हो गया। तो बेलनाकार द्रव स्तंभ का जो भार है वो नीचे की ओर क्षेत्रफल के लंबवत कार्य करेगा, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इसकी लंबवत यानी कि नीचे की डायरेक्शन की ओर इसका भार वर्क करेगा। अब हम देखेंगे आगे कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी आगे होगी। बेलनाकार द्रव के स्तंभ का आयतन, अब हम जो सिलिंड्रिकल हमने कंटेनर लिया था उसमें जो लिक्विड भरा था वो बेलनाकार है, उस पर लिक्विड भरा है, वो इस स्तंभ एक कॉलम की तरह दिखाई दे रहा है, यानी द्रव का स्तंभ हम उसके कह सकते हैं। उसका आयतन यानी उसका वॉल्यूम हम अब देखेंगे। आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इसको आयतन को वॉल्यूम को एक तरीके से ऐसा भी माना जा सकता है कि किसी भी कंटेनर के अंदर वह खाली स्थान जिसमें कि किसी पदार्थ की मात्रा आ सकती है, जितनी आ सकती है उसको आयतन यानी वॉल्यूम कहते हैं। आयतन कैसे निकालेंगे? सपोज दिस उस कंटेनर का हमने आयतन निकालना है, तो ये हमारा वो कंटेनर है। अब हमने फॉर्मूला फाइंड किया कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्यों फाइंड किया हमने वॉल्यूम के लिए? क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। आयतन का मतलब होता है किसी भी मटेरियल के अंदर खाली स्थान जिसमें कोई पदार्थ की मात्रा आ सकती है, तो वो पूरा स्पेस अंदर का आयतन कहलाता है। अब आयतन निकालेंगे कैसे? सपोज दैट ऊपर से टॉप व्यू उसका ऐसे दिखेगा, गोल इन राउंड टाइप में दिखेगा, यानी ये सर्कुलर कंटेनर होगा। और अब इस एरिया का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक, ये वाला एरिया, और इसी एरिया का अगर मल्टीप्लाई कर दूं मैं h हाइट पे, यानी कि ये जितना भी मटेरियल होगा h हाइट तक चढ़ा होगा, यानी ये वाला टॉप व्यू का मल्टीप्लाई अगर मैं h हाइट तक कर दूं तो टोटल इसका वॉल्यूम निकल जाएगा कि इस कंटेनर के अंदर टोटल कितना मटेरियल आ सकता है। क्लियर हुआ? चलो, तो हमने फॉर्मूला दिया था कि आयतन जो द्रव स्तंभ का आयतन होगा वो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। सपोज दैट क्षेत्रफल हमने ए मान लिया है, ए क्षेत्रफल है और सपोज दैट उसकी ऊंचाई h है, तो ए इंटू एच यहाँ पे वॉल्यूम हमें मिल जाता है। अभी यहाँ पे एक और नई टर्म आएगी जिसका नाम है डेंसिटी यानी घनत्व। अब इसको पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आगे एक्सप्लेन करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यानी पर आयतन यानी एक यूनिट आयतन यूनिट वॉल्यूम में कितना द्रव्यमान यानी कितना मास आ सकता है, ये जानने की जो क्रिया होती है उसको डेंसिटी कहा जाता है। यानी पर आयतन में यानी पर वॉल्यूम में कितना मास यानी कितना द्रव्यमान आ सकता है, तो वो जो रेशियो होता है द्रव्यमान बटा आयतन का वो डेंसिटी कहलाता है। क्लियर? तो यदि द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी d मान ली हमने, तो बेलनाकार द्रव स्तंभ का आयतन क्या होगा, है ना? तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। घनत्व d इक्वल टू होता है द्रव्यमान, इसको m मान लेते हैं, अपॉन आयतन v। द्रव्यमान बटे आयतन, ये जो फॉर्मूला होता है ये डेंसिटी का होता है, यानी पर वॉल्यूम में कितना मास है। ठीक है, तो पर वॉल्यूम में कितना मास है ये जानने की जो क्रिया होगी उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी यूनिट जो निकलेगी m का यूनिट किलोग्राम और v का यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है, यूनिट होता है डेंसिटी का। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पे हमने क्या ले लिया कि हमें चाहिए द्रव्य स्तंभ का हमने द्रव्यमान जानना है, तो द्रव्य स्तंभ का जो द्रव्यमान होगा वो m इक्वल टू ये v का मल्टीप्लाई d के साथ हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इंटू d हो जाएगा, यानी कि आयतन गुणा घनत्व यहाँ पे हो जाएगा। आयतन की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की थी, जो हमने आपको ऊपर बता दी, E इंटू एच, और डेंसिटी हमारे पास d हमने सपोज मान ली है, ये यहाँ पे निकल गई। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलेंगे। बेलनाकार द्रव स्तंभ का भार, जो बेलनाकार जो सिलेंड्रिकल कंटेनर हमारे पास, उसका जो द्रव स्तंभ चढ़ा हुआ है, जो लिक्विड का कॉलम बना हुआ है, उसका जो वेट हम देखेंगे, तो वेट भी अपने आप में क्या होता है, एक फोर्स होता है। और वेट का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया, W इक्वल टू mg होता है, यानी कि W इक्वल टू m इंटू जी।
एम की वैल्यू अभी हमने निकाली, द्रव्यमान यानी एम की वैल्यू पूरी है, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे ए इंटू एच इंटू डी इंटू जी। क्लियर? तो डब्ल्यू इक्वल टू ए एच डी जी हम मान लेते हैं। अभी इसको आगे क्लियर किया जाएगा। हम द्रव स्तंभ का भार देख चुके हैं अभी। अब हम द्रव की तली पर दाब देखेंगे, यानी द्रव की जो बॉटम सरफेस है, ये नीचे वाली जो कंटेनर है, इसकी बॉटम सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा है इसको हम जानेंगे। तो उसके लिए हमें दाब निकालना है, द्रव की तली पर दाब पी चाहिए हमें। तो आप दाब का फॉर्मूला जानते होंगे, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल। तो वही हमने फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दिया, लंबवत बल बटा क्षेत्रफल, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर? अब इसमें लंबवत बल जो होगा, अभी आपने बोला कि बल तो हमने ज्ञात नहीं किया भाई, हमने तो भार ज्ञात किया। तो आपको बता दूं कि जो वेट है, जो भार है, नीचे की तरफ जो कार्य कर रहा है, वो अपने आप में एक फोर्स है, अपने आप में एक बल है। उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, लंबवत बल की जगह में डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी, वो बल के बराबर होगा। तो ए एच डी जी हमने रख दिया और अपॉन एरिया ए हमने नीचे रख दिया। अब एरिया से एरिया जो है कट हो जाएगा, यहाँ पे खाली बचेगा हमारे पास एच डी जी। तो यहाँ पे प्रेशर का जो फॉर्मूला इंक्रीज हुआ है वो हुआ P इक्वल टू एच डी जी। तो ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, द्रव स्तंभ का दाब का फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखेंगे इसके अंदर। इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लगता है, ये जो फॉर्मूला हमने इंक्रीज किया है, अब बना तो दिया हमने, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हो रही है, क्या समझ में आ रहा है इस फॉर्मूले से। तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आएगा कि द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब, यानी द्रव लिक्विड के अंदर किसी भी बिंदु पर जो दाब लगेगा, और द्रव के स्वतंत्र तल से, यानी जो स्वतंत्र तल होगा, द्रव का स्वतंत्र तल ये वाला तल नहीं, बॉटम सरफेस नहीं, स्वतंत्र तल यानी ऊपर जहाँ पे लिक्विड नहीं है, यानी ओपन सरफेस कहेंगे उसे, फ्री सरफेस। तो स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई जो कि h है, आपको बता दिया उसकी ऊंचाई h है, तो स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई h है, द्रव के घनत्व यानी d, तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल जो कि आपको g दे रखा है कि गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर हुआ कि द्रव के अंदर किसी भी बिंदु पर दाब, उसके स्वतंत्र तल से उस बिंदु की गहराई h, उसके घनत्व d और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूले से हमें साफ पता लग रहा है। अब इम्पोर्टेंट बात देख लीजिए यहाँ पे कि यह उस बर्तन के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जिस बर्तन, जिस कंटेनर में वो लिक्विड रखा गया है, उसका आकार यानी साइज कितना है, उसकी आकृति यानी शेप कैसी है, इस पर वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी बर्तन का आकार बहुत बड़ा है या कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, बहुत चौड़ा है, तो उस पर ज़्यादा मटेरियल आएगा, ज़्यादा लिक्विड आएगा, तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू जो है इन तीनों कारकों पर डिपेंड करेगी, या उसकी हाइट पे, उसके डेंसिटी पे और उसके गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करेगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट चलेंगे। अब द्रव पे दाब जो लगता है, उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस अभी करी, लेकिन द्रव का जो दाब है, द्रव पे जो दाब लग रहा है, उसी दाब के अंदर देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे आता है, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नियम दिया था और ये नियम काफ़ी फेमस हुआ, आगे जाके काफ़ी चर्चित हुआ ये नियम, और ये सभी लिक्विड मटेरियल पे लागू होता है। तो इस नियम के बारे में चलेंगे, द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि ये जो नियम है किस चीज़ को फॉलो करता है, क्या बताना चाहता है हमें। तो डेफिनेशन देखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी घिरे हुए द्रव, यानी कोई क्लोज लिक्विड है, उसके एक पृष्ठ पर लगाया गया दाब, यानी एक पृष्ठ पर अगर प्रेशर लगाएंगे हम, तो बिना ह्रास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि नियम क्या बता रहा है कि किसी घिरे हुए द्रव, यानी कोई लिक्विड होगा, वो ओपन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी उसका ढक्कन खुला हो ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई भी सरफेस उसकी ओपन हो ऐसा नहीं, घिरा हुआ होना चाहिए, यानी चारों तरफ से किसी कंटेनर, किसी दीवार से वो ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है ना, किसी केशिंग से वो कवर होना चाहिए। तो किसी घिरे हुए द्रव के एक पृष्ठ पर, यानी किसी एक पृष्ठ यानी एक सरफेस पे हम उस पर फोर्स लगाएंगे, किसी एक सरफेस पे उस पर प्रेशर लगेगा, तो लगाया गया जो दाब होगा किसी एक पृष्ठ पर, यानी किसी एक सरफेस पर जो दाब लगेगा, वो बिना ह्रास के, बिना ह्रास का मतलब क्या होगा कि बिना किसी खर्च के, यानी कोई लिक्विड का जितना भी हमने प्रेशर मारा है उस प्रेशर का 50% ही लगे, ऐसा नहीं। बिना ह्रास का मतलब होता है कि जितना हमने प्रेशर लगाया है वो प्रेशर कुछ खर्च नहीं होगा, मतलब उसमें से कुछ भी ह्रास नहीं होगा, कोई भी क्षति नहीं होगी उस प्रेशर की, उतना ही प्रेशर
है ना, बिना ह्रास किए वो प्रेशर सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो जाता है, यानी कि सभी डायरेक्शन में वो समान रूप से लगेगा जितना प्रेशर हमें उसके एक पृष्ठ पर लगाएंगे। क्लियर हुआ? इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पे एक कंटेनर बनाया गया आपको ये इस नियम को समझाने के लिए। इस पे जो है ये जो आप ब्लैक कलर में देख रहे हैं ये इसके अवरोधक पिस्टन है। पिस्टन यानी अवरोधक का मतलब ये होता है कि जो किसी मार्ग को अवरोध कर रहे हो यानी कि रोक रहे हो, तो ये मार्ग को रोकने वाले पिस्टन हो गए, अवरोधक पिस्टन है ये ब्लैक कलर के। और जो ये आपको केशिंग दिख रही है ये किसी कंटेनर की वॉल है, ये सरफेस कह सकते हैं इसको, जिससे ये पूरा जो लिक्विड है ये ढका हुआ है, पूरा घिरा हुआ है, ठीक है ना, पूरा क्लोज है। ये हम इसका एरिया ऑफ सेक्शन कार्ड के बीच में से दिखा रहे हैं आपको। तो ए पॉइंट पे हमने इसका जो प्रेशर था हमने नीचे की तरफ मारा, ए पॉइंट पे जो इसका प्रेशर हमने नीचे की तरफ मारा, अंदर की तरफ इस पर जितना भी हमने प्रेशर मारा है, तो ये जो प्रेशर है ये सभी दिशाओं में जितने भी इसके अवरोधक पिस्टन लगे होंगे उन पे समान रूप से लगेगा। इस ए वाले पिस्टन को हमने यहाँ से दबाया, ये अंदर की तरफ दबा, और यहाँ पे जो बी सी और डी पिस्टन होंगे ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ ये जो पिस्टन तीनों पिस्टन होंगे बाहर की तरफ ये मूवमेंट करेंगे बाहर की तरफ। तो इनकी डायरेक्शन एरो की तरफ बाहर की ओर एग्जिट साइड में दिखाई दे रही है, ठीक है, क्लियर। तो ए पॉइंट से यानी ए पिस्टन पे हमने जितना प्रेशर मारा वो तीनों पिस्टनों में समान रूप से बंट रहा है वो प्रेशर, ठीक है। तो इस नियम का कहने का मतलब ये होगा, अंदर ये द्रव से भरा बर्तन है और ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है ये इसके अवरोधक पिस्टन हो गए, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिकली वैसे भी आजमा सकते हो और ये मैंने फिगर के थ्रू भी आपको बता दिया। पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र कुछ डिवाइस का इस्तेमाल हम आधुनिक जीवन में अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो आजकल इंडस्ट्री एरिया में और बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स एरिया में इस नियम को फॉलो किया जाता है। तो पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र यानी कुछ डिवाइसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ डिवाइसेस हैं उसमें, इन डिवाइसेस को देखेंगे। पहले डिवाइसेस में हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक प्रेस आपने देखा होगा कि बहुत सारी मशीनें होती है उन पर हाइड्रोलिक प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है उन किसी चीज़ को उठाने के लिए, ठीक है। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो इक्विपमेंट है जो डिवाइस है ये भी पास्कल के नियम पर काम करती है। दूसरा हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी जो लिफ्ट वर्क करती है, जिस लिफ्ट पर हम बैठते हैं, बहुत सारी लिफ्टें तो व्हीकल को उठाने के लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ होती है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी लिक्विड के अंदर प्रेशर मार के किसी लिफ्ट को उठाया जाता है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट कहेंगे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल भी जो डिवाइस होती है ये भी पास्कल के नियम पर काम करती है। और हाइड्रोलिक ब्रेक आपने देखा होगा कि लिक्विड भरा जाता है, ब्रेक्स आज जो मॉडर्न टाइप की ब्रेक इस्तेमाल होती है उसमें हाइड्रोलिक ऑयल भरा जाता था। उससे क्या होता था कि एक पिस्टन पे जितना भी फोर्स लगता था वो सभी यानी अगर 4 टायर लगे हैं व्हीकल में तो चारों टायर पे बराबर में बंट जाता था वो, ठीक है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल के नियम पर ही वर्क करता है, क्लियर। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखेंगे गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक का क्या मतलब हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, और क्वथनांक का क्या मतलब हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। यानी किसी भी मटेरियल का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है और एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो गलनांक का मतलब हो गया कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ गलने लग जाता है वो उसको गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक का मतलब हो गया कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जो है उबलने लग जाता है। ये लिक्विड के केस में ज़्यादातर फॉलो होता है। तो कोई भी मटेरियल जो है वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई मटेरियल उबलना शुरू करता है उसको क्वथनांक कहलाता है। अब इन दोनों जो टर्म हैं गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इन पर दाब का प्रभाव देखते हैं, यानी प्रेशर पर इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, ये समझाने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम गलनांक पर प्रभाव देखेंगे, उसके बाद हम क्वथनांक पर प्रभाव देखेंगे। तो गलनांक पर इसका क्या प्रभाव होगा प्रेशर का। पहला इसमें पॉइंट होगा कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर गर्म करेंगे जब किसी उस मटेरियल को जिन पदार्थों को हम गर्म करेंगे अगर उनका आयतन बढ़ता है यानी उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल हो गया मोम हो गया, घी हो गया आदि, ये कैसे मटेरियल होंगे कि इनको गर्म करेंगे तो फैलते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ता है, तो यानी प्रेशर बढ़ाने पर भी इनका गलनांक भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, यानी वह मटेरियल जिनको गर्म करेंगे और उनका वॉल्यूम कम हो जाए तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी
कम हो जाएगा। यानी गर्म करने पर जिनका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल बर्फ़ है आपके पास, जब इसको गर्म किया जाता है तो इसका क्या होता है, वॉल्यूम कम हो जाता है, बर्फ़ ज़्यादा स्थान घेरता है और पानी कम स्थान घेरता है। उसी प्रकार से जब इसको प्रेशर देंगे ना, तो प्रेशर देने से उसका गलनांक भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया आपको। गर्म करने पर जिन मटेरियल का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ता है, और जिनका गर्म करने पर वॉल्यूम कम होता है, उनका प्रेशर मारने पर उनका जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो भी डिक्रीज होता है। क्लियर? एग्जाम्पल बता दिए, पहले वाले पॉइंट में मोम और घी, और दूसरे वाले पॉइंट में बर्फ़ आपका एक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्वथनांक पर प्रभाव देखेंगे हम। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर का। तो बॉइलिंग पॉइंट से प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी मटेरियल, कोई भी खाना हम बनाते हैं, प्रेशर कुकर में बनाते हैं, उसमें लिक्विड डाला जाता है ना। तो प्रेशर के अंदर क्या होता है, क्वथनांक में इंक्रीजमेंट होता है, क्वथनांक उसका उबलनांक बढ़ जाता है, और हमारा जो भोज्य पदार्थ होता है वो जल्दी तैयार हो जाता है, जल्दी पक जाता है। तो सिंपल सा होगा यहाँ पे कि सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। सभी जितने भी लिक्विड होते हैं उनका जो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो जब हम इंक्रीज करेंगे तो उस प्रेशर को इंक्रीज करने पर उनका क्वथनांक भी बढ़ जाता है। यानी कि हमारा भोजन जो है जल्दी बन जाता है अगर हम प्रेशर का इस्तेमाल करें। क्लियर? आई होप आपको यहाँ पे जो प्रेशर का चैप्टर यानी दाब का जो चैप्टर था वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको बारीकी से समझाने का, हर टर्म को बारीकी से समझाने का प्रयास यहाँ पे किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। धन्यवाद।